नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जिनका नाम अमन है और वह लखनऊ के रहने वाले हैं। तो अब मैं आपको यह कहानी अमन के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ ही डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमन है, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ जो हर दिन अपनी ऑटो में लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाता हूँ। गांव से लेकर शहर तक की हर गली, हर रास्ता मेरी यादों में बसा हुआ है। यही मेरी जिंदगी है। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, इसी ऑटो की वजह से हमारे घर का गुजारा चलता है। हमारे घर में हम सिर्फ 4 लोग हैं, मैं, मेरी बीवी, मेरी छोटी सी 5 साल की बेटी और मेरी माँ। मेरे पिताजी 10 साल पहले गुजर गए थे और उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर का गुजारा चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर काफी सोचने के बाद मुझे ऑटो चलाने का ख्याल आया और तब से मैं ऑटो चला रहा हूँ। पहले मैं एक सेठ के यहाँ ऑटो चलाता था, लेकिन वह मुझसे काम तो बहुत लेता था पर पैसे कम देता था। इस वजह से मुझे घर चलाने में काफी मुश्किल होती थी। उस सेठ ने कई बार मेरे साथ ऐसा ही किया और आखिरकार मैंने उसका ऑटो चला छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आकर बैठ गया, लेकिन ज्यादा देर तक घर भी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि किसी न किसी तरह तो घर चलाना था। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने अपना खुद का ऑटो लोन पर लिया और आज मेरे पास खुद का ऑटो है। नए ऑटो लेने के बाद हमारे घर का गुजारा अच्छे से होने लगा। मेरा परिवार पहले से ज्यादा खुश था, पर कर्ज उतारने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मैं दिन में तो ऑटो चलाता ही था, लेकिन रात में भी देर तक ऑटो चलाता ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं और लोन जल्दी से जल्दी चुका सकूं। रात को सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता था और माहौल भी काफी बार अजीब सा होता। कभी कभी डर भी लगता, लेकिन मजबूरी थी, घर का खर्चा और लोन चुकाना था, इसलिए बिना रुके मेहनत करता रहा। अब दिन के मुकाबले मैं रात को ज्यादा ऑटो चलाने लगा था, क्योंकि रात में काफी सवारियां ऐसी मिल जाती थी जिनको थोड़ा दूर तक जाना होता था और उनसे पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे। यह सिलसिला काफी रातों तक चलता रहा, लेकिन शायद मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि रात को ऑटो चलाने से आगे मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। और उस रात के बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस रात मेरे साथ वह सब कुछ हुआ। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल यह बात कुछ साल पहले की है। हर रोज की तरह मैं उस दिन भी अपना ऑटो लेकर सवारियां ढूंढने के लिए निकल जाता। वह वक्त सर्दियों का था और उस दिन मौसम भी कुछ खराब था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी मुझे सवारियां नहीं मिल रही थी। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि लगभग पूरा दिन निकल गया हो और मुझे एक भी सवारी ना मिली हो। सवारी ना मिलने पर मैं उस दिन काफी दुखी हो जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि आखिर यह कौन सा मनहूस दिन आ गया है जो मुझे
कोई सवारी नहीं मिल रही, लेकिन शायद मैं सही था क्योंकि वो दिन तो मेरे लिए मनहूस था ही, लेकिन रात वह तो उससे भी ज्यादा मनहूस होने वाली थी। पर मैं इस बात से अनजान था और काफी परेशान भी क्योंकि दिन लगभग खत्म होने को आया था और मैंने अब तक कुछ भी नहीं कमाया था। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे 2 सवारियां मिल जाती हैं। मैंने चैन की सांस ली और फिर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। किराया जेब में रखते ही हल्की सी राहत महसूस हुई, लेकिन आज का खर्चा अभी भी पूरा नहीं हुआ था। पेट्रोल, घर के लिए राशन और छोटी गुड़िया की फरमाइश, सब कुछ अभी भी अधूरा था। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था मुझे सवारियां मिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दिन ढलने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ठिकाने पर पहुंचना जरूरी होता है। जैसे कुछ लोग दिन भर काम करते हैं और कभी कभी उन्हें देर हो जाती है घर के लिए, फिर उन्हें ऑटो की जरूरत पड़ती है और उस समय हम ऑटो वालों का काम अच्छे से चलता है और वह लोग भी आसानी से अपने घर पहुंच जाते हैं। अब कुछ देर बाद मुझे फिर से कुछ सवारियां मिल जाती हैं और मैं उनको भी उनकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं, लेकिन इस बार मुझे वापस आते आते रात हो जाती है। अब मैं किसी तरीके से ऑटो स्टैंड पर पहुंचने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे कुछ और सवारियां मिल जाएं और मेरे दिन का गुजारा पूरा हो जाए। थोड़ी देर बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुंच जाता हूं और अपने ऑटो को साइड में लगाकर सवारियों का इंतजार करने लगता हूं। सड़क पर गाड़ियां भी काफी कम हो गई थी और अंधेरा भी अब पूरी तरह से फैल चुका था। काफी वक्त इंतजार करने के बाद भी मुझे कोई भी सवारी नजर नहीं आ रही थी। अब जैसे जैसे रात ज्यादा ढल रही थी, ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। मेरे साथ दूसरे ऑटो वाले भी अब एक एक करके अपने घर जा रहे थे और कुछ देर बाद मैं उस ऑटो स्टैंड पर अकेला रह जाता हूँ। उन दूसरे ऑटो वालों के जाने के बाद भी मैं वहाँ काफी देर तक सवारियों का इंतजार करता हूँ, लेकिन मेरे इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं रहता और फिर मेरी उम्मीद खत्म हो जाती है। अब मैं अपने ऑटो को स्टार्ट करता हूँ और अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाता हूँ। अब जैसे ही मैं अपने ऑटो को लेकर थोड़ी दूर आगे बढ़ता हूँ, मुझे सड़क के किनारे एक औरत नजर आती है। उस औरत की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच की होगी। उसने घूंघट किया हुआ था और अजीब बात तो यह थी कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो काफी पुराने लग रहे थे। वो औरत अपना हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा करती है। उसके इशारा करते ही मैं सोचने लगता हूँ कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर यह औरत, वह भी अकेली, आखिर क्या कर रही होगी। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपने ऑटो को उस औरत के सामने रोक लेता हूँ और फिर उस औरत से पूछता हूँ, मैडम जी आपको कहाँ जाना है। मेरे ऐसा पूछने पर पहले तो वह औरत थोड़ा सोचती है और फिर मुझसे कहती है, भैया मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या। फिर मैं उससे कहता हूँ, आपका घर किधर है। मेरे ऐसा पूछते ही वह औरत मुझे एक जगह का पता बताती है जहाँ उसका घर था। जिस पते के बारे में उस औरत ने बताया था वह रास्ता पास से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर मैं उस औरत से कहता हूँ, देखो मैडम रात का वक्त है, किराया थोड़ा ज्यादा लगेगा, आपको चलेगा तो बोलो। मेरे ऐसा पूछने पर वह औरत मुझसे कहती है, आप किराए की टेंशन मत करो, बस मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, आपका जो भी किराया बनेगा ले लेना। उसके ऐसा कहते ही मैं अपने ऑटो की खिड़की खोल लेता हूं और उसे बैठने का इशारा करता हूं। मेरे इशारा करते ही वह औरत ऑटो में बैठ जाती है और फिर मैं अपने ऑटो को स्टार्ट करके उस औरत के बताए पते की तरफ निकल जाता हूं। उस औरत के ऑटो में बैठने के बाद ऑटो के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऑटो के ऊपर बर्फ की चादर बिछा दी हो, क्योंकि अंदर का तापमान काफी ठंडा हो गया था। मुझे भी काफी सर्दी लग रही थी।
लेकिन अजीब बात यह थी कि वह औरत पीछे एकदम शांत बैठी हुई थी, जैसे उस पर इस सर्दी का कोई असर नहीं हो रहा हो। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे ही यह सर्दी कुछ ज्यादा महसूस हो रही हो। उसके बाद मैंने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दिया। अब मेरा ऑटो सुनसान सड़क पर चल रहा था, गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई थी। सड़क के बीचों बीच बस मेरा ऑटो अपनी हेडलाइट्स जलाकर अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। रात के वक्त धुंध भी काफी बढ़ गई थी, जिससे मुझे ऑटो चलाने में काफी मुश्किल हो रही थी। करीब 2 से 3 किलोमीटर सफर करने के बाद मैंने ऑटो चलाते हुए उस औरत से पूछा, मैडम जी, आप इतनी रात को किधर से आ रही थी जो आपको इतनी देर हो गई? लेकिन मेरे ऐसा पूछने पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इस औरत की आंख लग गई हो और इसे मेरी आवाज सुनाई ना दी हो, क्योंकि औरत ने अभी भी घूंघट डाला हुआ था। अब कुछ देर और ऑटो चलाने के बाद मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास आकर कुछ फुसफुसाना। कुछ नहीं दिखा। वो औरत अभी भी पीछे की सीट पर एकदम शांत बैठी हुई थी और उसने अभी भी अपना घूंघट डाला हुआ था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यह मेरा वहम हो। उसके बाद मैंने अपनी ड्राइविंग पर फिर से फोकस किया और अपने ऑटो को थोड़ा तेज कर लिया। अब कुछ दूर और जाने के बाद मुझे फिर से कुछ महसूस होता है। दोस्तों, इस बार जो मुझे महसूस हुआ उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। दरअसल इस बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई अपनी जीभ से मेरी गर्दन को छूने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में कई बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन जब भी मैं पीछे की तरफ देखता मुझे सिर्फ वह औरत नजर आती जो कि पीछे सीट पर आराम से बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यह मेरा वहम ही हो, और मैंने यह भी सोचा कि ऐसी हरकत यह औरत तो कर नहीं सकती। अब कुछ देर ऑटो चलाने के बाद मैं एक हवेली के सामने पहुंच जाता हूं, और यह वही हवेली थी जिसका पता उस औरत ने मुझे बताया था। हवेली देखने में काफी पुरानी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपना ऑटो उस हवेली के आगे रोक लिया और उस औरत से कहा, मैडम जी, आपने जहाँ का पता दिया था मैंने आपको वहाँ पहुँचा दिया है। मेरी बात सुनकर वह औरत ऑटो से उतर गई और फिर मुझसे कहने लगी, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। दरअसल मैं अपनी माँ के लिए दवाई लाने गई थी। दवाई काफी महंगी थी, जिसके कारण मेरे काफी पैसे खर्च हो गए हैं, और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर यकीन आ जाता है और मैं उससे कहता हूँ, कोई बात नहीं मैडम जी, मैं इंतजार कर लूंगा, आप जाइए। मेरा ऐसा कहते ही वह औरत उस हवेली के अंदर चली जाती है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि उस हवेली को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब, मुझे अपने पैसों से मतलब था। अब मुझे काफी देर हो जाती है इंतजार करते करते, लेकिन वह औरत अभी तक बाहर नहीं आई थी। लगभग 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब वह औरत बाहर नहीं आई तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और मैं सोचता हूँ कि बड़ी पागल औरत है, यहाँ मुझे इंतजार करवा रही है और अंदर पता नहीं क्या कर रही है। उसके बाद मैं उस हवेली के अंदर जाने का फैसला करता हूँ और फिर मैं उस हवेली में पहुँच जाता हूँ। अब जैसे ही मैं हवेली के अंदर कदम रखता हूँ, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से
टकराता है। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह जगह सालों से सोई पड़ी हो। अंदर का माहौल काफी वीरान लग रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटक रहे थे, फर्श पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी और हवाओं में एक पुरानी बांसी हुई बू थी जो बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, नजर इधर उधर डालकर इस जगह को समझने की कोशिश करता हूँ। पुराने लकड़ी के फर्नीचर अब भी अपनी जगह पर थे, मगर उन पर पड़ी धूल और बिखरते हुए लकड़ी के टुकड़े यह बता रहे थे कि इन्हें छुए भी काफी साल हो गए हैं। वहीं एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। यह सब देखकर मैं सोचता हूँ, यह हवेली तो सालों से वीरान ल रही है, तो फिर वह औरत यहाँ क्यों आई थी और अब वह मुझे दिख क्यों नहीं रही। एक पल के लिए दिल में अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन मैं अपनी हिम्मत जोड़कर उस औरत को आवाज लगाता हूँ, मैडम जी आप किधर हैं। हवेली की खामोशी में मेरी आवाज गूंजती है, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा देता है। मेरे बार बार पूछने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। अब मैं सोचने लगता हूँ, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जो औरत इस हवेली में आई थी वह गई तो गई कहाँ। हवेली देखने में काफी बड़ी थी, ऊपर की तरफ लंबी और चौड़ी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन नीचे भी कई कमरे दिखाई दे रहे थे। हवेली के अंदर काफी घना अंधेरा था, मगर मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई हुई थी ताकि हर चीज को साफ साफ देख सकूं। अब मैंने फैसला किया कि सभी कमरों को ध्यान से देखा जाए। उसके बाद मैंने 2-3 कमरों को खोलकर देखा। उम्मीद थी कि शायद कोई वहां मिल जाए, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था, ना कोई आवाज ना कोई हलचल। फिर मेरी नजर एक और कमरे पर पड़ी। यह बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। उस कमरे का दरवाजा बाकी दरवाजों से हटकर था, जैसे इस पर कोई पुरानी कहानी छुपी हो। फिर मैंने ज्यादा ना सोचते हुए दरवाजे को धीरे से खोला। अब जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ और मेरे दिल की धड़कन भी अब तेज होने लगती है। दोस्तों, कमरे के अंदर मुझे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एक बूढ़ी औरत से डरने वाली क्या बात है, तो आपको मैं बताता चलूं कि उस बूढ़ी का चेहरा दीवार की तरफ था और वह फर्श पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ फुसफुसाना आ रहे थे। उसके बाल काफी ज्यादा लंबे दिखाई दे रहे थे। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था। मैं उस बूढ़ी औरत को अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर देख रहा था, और अगर कोई भी अंधेरे में इस तरह किसी बूढ़ी औरत को बाल खुले रखे हुए देख ले, वह भी किसी पुरानी हवेली में, तो उसके भी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए सोचता हूँ, यार अमन तू भी पागल है। उस औरत ने तो कहा था कि वह अपनी माँ के लिए दवाई लेने गई थी, शायद यह बूढ़ी उसी औरत की माँ हो। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत करके उस बूढ़ी से पूछता हूँ, माँ जी आप वहाँ क्या कर रही हो और आपकी लड़की किधर है। वह मेरे किराए के पैसे लेने के लिए अंदर आई थी, लेकिन अब मुझे वो दिख नहीं रही। कहाँ गई है आपकी लड़की। मेरे ऐसा पूछने पर बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं सोचता हूँ, अजीब बूढ़ी है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, और यह बिल्कुल शांत बैठी है। अब मैं फिर से उस बुढ़िया से पूछने की कोशिश करता हूँ, तभी अचानक मुझे कुछ चबाने की आवाज आने लगी और वह आवाज उस बूढ़ी औरत की तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बूढ़ी औरत कुछ खा रही हो। अब उसे ऐसा करते देख मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उस बुढ़िया से कहता हूँ, तुम्हारे परिवार में सब पागल हैं क्या। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो। मुझे मेरा किराया दे दो, फिर चाहे तुम जो भी करो, मुझे उससे क्या। और मैं उससे यह भी कहता हूँ, अपनी लड़की को जल्दी
बुलाओ ताकि मेरा किराया मुझे मिल जाए। अब मेरा ऐसा कहते ही मुझे उस बुढ़िया के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसकी हंसी काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो इंसान साथ में हंस रहे हो। उस हंसी की आवाज ऐसी थी मानो एक आदमी और एक औरत साथ में हंस रहे हों। उसकी हंसी को सुनकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। अब कुछ देर तक हंसने के बाद वह बूढ़ी औरत एकदम शांत हो जाती है और फिर अचानक से पीछे की तरफ देखती है। अब जैसे ही उसने पीछे की तरफ देखा मेरी हालत खराब हो जाती है और मेरी टांगें डर के मारे कांपने लगती हैं। दोस्तों, वैसा नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल मैं देखता हूँ कि उस बूढ़ी औरत की आंखें ही नहीं थी, चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां दिखाई दे रही थी। उसके लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर की तरफ दिख रहे थे और उन दांतों पर खून लगा हुआ था। उसके होठ भी खून से सने हुए थे। उस बूढ़ी के हाथ सड़े हुए दिख रहे थे। उसके हाथ में किसी दूसरे आदमी का कटा हुआ हाथ था जिसे वह अपने तेज दांतों से चबा रही थी। यह सब देखकर मेरी रूह कांप जाती है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भर जाता है। मेरी डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा नज़ारा कोई भी देखे तो वह बच नहीं सकता और अब मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। डर के कारण मुझे भागा भी नहीं जा रहा था, बस एक खड़ी लाश की तरह उस बूढ़ी चुड़ैल को देख रहा था। अब मैं किसी तरीके से खुद को दरवाजे की तरफ धकेल हूँ और जैसे ही मैं थोड़ा दरवाजे से बाहर की तरफ निकलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाऊँ। अब मैं भागते हुए उस हवेली के दरवाजे के पास पहुँच जाता हूँ जहाँ से मैं बाहर निकल सकता था, लेकिन मेरे उस दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही वह दरवाज़ा बंद हो गया था। मेरे काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अब मैं और भी ज्यादा डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब मेरा यहाँ से जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। किसी समय भी वह चुड़ैल मेरे सामने आएगी और मुझे मारकर खा जाएगी। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल की हंसी की आवाज मुझे फिर से सुनाई देती है और उसकी आवाज सुनकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ और किसी तरीके से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब थोड़ी देर बाद मुझे वह चुड़ैल उसी कमरे के बाहर दिखाई देती है जहाँ से मैं भागकर आया था। उसे देखकर मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन मैं किसी तरीके से हिम्मत करके वहां से भागकर एक दूसरे कमरे में छुप जाता हूं और उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता हूं। कमरे के अंदर जाते ही मुझे काफी तेज बदबू आती। बदबू इतनी ज्यादा थी कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर को मारकर उस कमरे में छोड़ दिया हो, लेकिन मैं बाहर भी नहीं जा सकता था। मैं अपने हाथों से अपनी नाक को बंद करने की कोशिश करता हूं ताकि मैं कुछ देर उस गंदी बदबू से बच सकूं। अब मैं उस कमरे में पीछे की तरफ छुपने की कोशिश करता हूँ, तभी मैं किसी चीज से टकराकर फर्श पर गिर जाता हूँ। मैं फिर से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता हूँ और फ्लैशलाइट जलाने के बाद जो मैं देखता हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि फर्श पर काफी ज्यादा इंसानी कंकाल मुझे नजर आते हैं और कुछ कंकालों के साथ मांस लगा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उस पूरे कमरे में बदबू फैली हुई थी। तभी अचानक से मुझे उस कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है और फिर मैं अपनी फ्लैशलाइट को उस तरफ करता हूँ। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल की रोशनी उस तरफ की, मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ। मुझे किसी औरत का कटा हुआ सिर दिखाई देता है और यह औरत कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी चुड़ैल होती है
जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ और उस बूढ़ी औरत का कटा हुआ सिर मुझे देखकर हंसने लगता है। यह सब देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ और किसी तरीके से दरवाजे को खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आ जाता हूँ। कमरे से बाहर आने के बाद मैं फिर से बाहर जाने के लिए उस हवेली के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह इस बार भी नहीं खुलता। अब मुझे फिर से उस चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार मैं हवेली की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता हूँ और एक खिड़की के पास बैठ जाता हूँ। अब कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रहा हो और मुझे इस बात का पता था कि यह वही चुड़ैल है। अब मैं डर के मारे बैठकर काम रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी जान को बचाओ भी तो कैसे। मैं सिर्फ भगवान को याद कर रहा था कि काश मैं आज बच जाता, लेकिन मुझे बचने की उम्मीद कम नजर आ रही थी। अब जैसे जैसे वह चुड़ैल ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, मेरी हालत और भी खराब हो रही थी। अब मैं थोड़ी हिम्मत करके खुद से कहता हूँ, अगर मरना ही मेरी किस्मत में लिखा है तो क्यों ना मैं इस खिड़की से कूद जाऊं, क्योंकि अगर मैं इस चुड़ैल के हाथ लग गया तो यह मुझे जिंदा खा जाएगी और वैसी गंदी मौत से अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ से कूद जाऊं। उसके बाद मैं अपनी छोटी बच्ची को याद करता हूँ जो शायद मेरे घर आने का इंतजार कर रही होगी, लेकिन शायद मैं अब कभी भी घर वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर मैं उस हवेली की खिड़की से नीचे कूद जाता हूँ। कूदने के बाद मैं काफी तेजी से जमीन पर गिर जाता हूँ। गिरने के बाद मेरी बाजू में काफी ज्यादा चोट लग जाती है और मेरी एक टांग टूट जाती है। कुछ चोट मेरे सर पर भी आ जाती है, लेकिन टांग का पहले जमीन पर पड़ने की वजह से टांग तो टूट जाती है मगर सर पर उतनी ज्यादा चोट नहीं लगती। अब एक टांग टूटने की वजह से मैं काफी ज्यादा दर्द से तड़प रहा था। मैंने खुद को किसी तरह घसीटकर एक तरफ किया। उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद जब मुझे होश आता है तब तक सुबह हो गई थी। अच्छी बात यह थी कि मैं अभी भी जिंदा था। उसके बाद मैं अपने पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक छोटा सा मंदिर नजर आता है। यह मंदिर उसी हवेली के पीछे की तरफ था जिस तरफ मैंने खिड़की से कूदा था। शायद उस मंदिर की सीमा के अंदर गिरने की वजह से वह चुड़ैल मुझे बेहोशी की हालत में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसके बाद मैं अपने आप को घसीट हुआ उस हवेली के सामने की तरफ आ जाता हूं जहां पर मेरा ऑटो खड़ा था। मेरी ऐसी हालत देखकर कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं और फिर मुझे अस्पताल ले जाते हैं। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो शायद उसी मंदिर की वजह से हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर वह मंदिर उस जगह ना होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। उसके बाद मैंने कभी भी अपने ऑटो को रात के वक्त ज्यादा नहीं चलाया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।